छात्र छात्राओं, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग जो हमारा 1952 में गठित हुआ था, 1953 में उसने अपने सुझाव दिए थे। तो उनके कुछ सुझाव को तो हमने पहले पढ़ लिया था और बाद के कुछ जो सुझाव रह गए थे उन सुझाव को आज हम पढ़ेंगे। तो वैसे अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताना चाहूँ कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो अपने सुझाव दिए थे, सबसे पहले तो जो हमारी तत्कालीन जो माध्यमिक शिक्षा चल रही थी पूरे भारत में, जितने भी आपके राज्य थे उन राज्यों में जितने भी आपके माध्यमिक स्कूल थे, तो उनके उन्होंने दोष गिनाए हैं या दोषों के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में फिर उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के बारे में अपने सुझाव दिए थे। वो सुझाव मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन और वित्त व्यवस्था संबंधी सुझाव थे और माध्यमिक शिक्षा के संगठन एवं प्रशासन, है ना, इस संबंधी सुझाव उन्होंने दिए थे। माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए ये पहली बार उन्होंने बताया है। माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या, उसके बारे में सुझाव दिए थे। पाठ्यचर्या को भी इन्होंने एक अनिवार्य रूप में बताया है, कुछ ऑप्शनल रूप में बताया था। इन्होंने 7 वर्गों में उस पाठ्यचर्या को बांटा था, तो उसके बारे में एक अलग सुझाव जो है वो पहली बार ही देखने को मिला है। माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसको देने की जो शिक्षण नीतियां हैं उसके बारे में चर्चा की। माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्य पुस्तकें हैं जिन पे टीचर्स जो है अपना पढ़ाएगा बच्चों को, उसके बारे में हमने चर्चा की कि उसमें क्या उन्होंने सुझाव दिया है। माध्यमिक स्तर पर छात्रों का जो चित्र निर्माण होना है या अनुशासन संबंधी सुझाव थे वो किस प्रकार के थे, ये भी हमने उन सुझाव को देखा है। माध्यमिक अध्यापकों के संबंध में भी काफी अच्छे सुझाव उन्होंने दिए थे इससे पहले, है ना। और फिर इसके बाद में छात्रों के एक जो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित सुझाव होते थे या होने चाहिए थे, उसके बारे में सुझाव दिए हैं। माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में, उनकी दशा के संबंध में, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है माध्यमिक स्कूलों का भवन निर्माण जो होता है, उसमें खेल का मैदान, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, है ना, क्लासरूम, स्टाफ रूम या आपका प्रधानाचार्य रूम, है ना, ये किस प्रकार का होना चाहिए। और उसमें जो एक समय सारणी होती है माध्यमिक स्कूलों में, कार्य दिवस होते हैं, है ना, वो सब चीजें उसके बारे में सुझाव दिया है इन्होंने। तो ये सब चीजें हमने पहले आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसका मैंने थोड़ा सा एक हेडिंग बताया आपको ब्रीफ में कि हमने ये पढ़ाए थे। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उनके सुझाव में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन एवं परामर्श संबंधी सुझाव। कौन कौन से वो सुझाव है, यानी कि निर्देशन देना है, परामर्श देना है, गाइड करना है बच्चों को। किस बारे में गाइड करना है बच्चों को? एक तो उनका जो शैक्षणिक जो शिक्षा वो ले रहे हैं उसके बारे में, उनको सब्जेक्ट के सिलेक्शन के बारे में उनको सुझाव देना है या उनका परामर्श करना है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो उनका बौद्धिक लेवल जो होता है, जैसे आपका सेकेंडरी लेवल पर हम अगर बात करते हैं 9th में, तो 9th में जो है वहां पर हमें क्लास चुनने का एक वो होता है या सब्जेक्ट चुनने का अवसर मिलता है हमें कि कौन बच्चा आर्ट ग्रुप में जाएगा, कौन साइंस में जाएगा, कौन कॉमर्स में जाएगा, कौन कृषि में जाएगा। तो वो अपने को वहां पर थोड़ा सा असमर्थ समझते हैं, अपने आप को वो थोड़ा सा अपने आप को कमजोर समझते हैं। हर बच्चा जो है उस तरह का सब्जेक्ट को सिलेक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या देखा देखी कर लेते हैं। उन्होंने साइंस लिया है, साइंस स्ट्रीम ली है, तो मैं भी साइंस ही लूंगा, साइंस में डॉक्टर बनते हैं, साइंस में इंजीनियर बनते हैं, है ना, ये सब चीजें देख करके तो लालायित हो जाता है। और व्यवसायिक स्तर पर भी जैसे आपकी इंटर हो जाएगी, इंटर करने के बाद में आपको कौन सा व्यवसाय चुनना है, कौन सा आपको रोजगार चुनना है। जैसे उन्होंने आपके 7 ऑप्शनल जो है कुछ वो सब्जेक्ट का ग्रुप बताया है, तो सब्जेक्ट के ग्रुप में जो आपकी व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित भी कुछ वो है, उसमें सब्जेक्ट जो है तो उनको भी चुनना है ना। तो व्यवसायिक निर्देशन भी हो जाएगा, परामर्श भी हो जाएगा। तो दोनों प्रकार का जो परामर्श देना है
उस 9, 10, 11, 12 के बच्चों को, तो वो क्या परामर्श किस प्रकार से देना है, तो उसके बारे में इन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। तो अब वो सुझाव देखते हैं हम कौन कौन से सुझाव दिए हैं। उन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बताया कि प्रत्येक राज्य में एक शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन ब्यूरो होना चाहिए। एक पूरे राज्य की बात करी है कि वहां पर एक ब्यूरो, एक विभाग इस तरह का होना चाहिए जिसका नाम हो शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन ब्यूरो। वो क्या काम करेगा, फिर छोटे छोटे जो है वो प्रत्येक जिले में होने चाहिए, है ना। तो जिले के जो अधिकारी होंगे, वो जो प्रांत का जो अधिकारी होगा इसका ब्यूरो का, उसके वो संपर्क में रहेंगे, है ना। फिर जिले वाले जो है वो जिले के जितने भी माध्यमिक स्कूल हैं वहां जाकर के वहां पर भी प्रत्येक स्कूल में कॉर्नर खोल देंगे इस तरह का, है ना, या इस तरह का एक जो है केबिन बनाएंगे, इस तरह का रूम बनाएंगे। वहां पर भी वो एक कर्मचारी, जिनमें से वही के टीचर्स हो सकते हैं, तो वो कुछ 2-3 कर्मचारी वहां पर नियुक्त कर देंगे, छोटा सा ब्यूरो स्कूल में वो बना देंगे। नेक्स्ट क्या है कि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में शैक्षणिक एवं व्यवसायिक निर्देशन परामर्श सेवा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए जीविकोपार्जन शिक्षक और मार्गदर्शक अधिकारी भी नियुक्त किए जाने चाहिए। जैसे मैंने आपको भी बताया है, वही बात ये कह रहे हैं कि पहले एक राज्य स्तर पर खुलेगा, फिर जिले स्तर पर खुलेंगे, फिर जिले स्तर से फिर वो धीरे धीरे कॉलेज में आ जाएंगे। कॉलेज में इस तरह का कार्यालय खुल जाएगा, वहां पर जो है फिर वो उनको शैक्षिक और व्यावसायिक परामर्श या निर्देशन वहां से मिलता रहेगा बच्चों को। और जिसके लिए जीविकोपार्जन शिक्षक जो कैरियर मास्टर्स होते हैं और मार्गदर्शक अधिकारी गाइडेंस ऑफिसर, वहां उन्हीं टीचर्स में से वहां उनको नियुक्त कर दिया जाएगा, गठित कर दिया जाएगा, जो उनको आवश्यक जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। नेक्स्ट बता रहे हैं इसमें कि मार्गदर्शक शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में किया जाए। छात्रों को सामान्य विषय एवं व्यावसायिक विषयों के चयन में उनकी ज्यादा से ज्यादा वो सहायता करें। साथ ही वे आगे उच्च स्तरों के पाठ्यक्रमों के विषय में भी जानकारी दे दें। यानी कि जो बच्चे 11वीं 12वीं में हैं, उनको जो उच्च स्तर की शिक्षाएं हैं, आपको बीए करनी है, आपको बीएससी करनी है, जो भी आप कला में करेंगे, साइंस में करेंगे, कॉमर्स में करेंगे या आप एग्रीकल्चर में करेंगे, तो वो पाठ्यक्रम चुनने में भी उनका काम रहेगा। जो अधिकारी वो चुने गए हैं कि उन बच्चों की वो परामर्श करें, तो कैरियर गाइडेंस की वो करते रहे, उनकी काउंसलिंग करते रहे। यहाँ कह रहे हैं कि मार्गदर्शन जो है छात्रों के व्यक्तिगत भेद, रुचि, रुझान और योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की रुचि अलग होती है, प्रत्येक बच्चे की जो योग्यता है, चाहे बौद्धिक चाहे मानसिक योग्यता है, वो अलग अलग होती है। क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है, एक बच्चा दूसरे से अलग होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता यही बताती है कि प्रत्येक दो व्यक्ति जो है वो एक समान कभी नहीं हो सकते। वो रूप में भी, रंग में भी, कद में भी, काठी में भी, बुद्धि में भी, मानसिक स्तर में भी, हृदय की भावनाओं से भी, है ना, सामाजिकता के स्तर से भी, है ना, तो इन सब में वो विभिन्नता पाई जाती है। उनमें वो अलग अलग उसके हो गए, औसत उसके हो गया, आपके अलग अलग स्तर के हो गए। तो वो कह रहे हैं कि इन स्तरों का ध्यान रखते हुए वो उनका मार्गदर्शन करेंगे। उनको सब्जेक्ट सिलेक्शन में, उनको करियर सिलेक्शन में, उनके व्यवसायिक, उनका जो रोजगार है उनके सिलेक्शन में, उनसे संबंधित पाठ्यक्रमों के सिलेक्शन में वो उनका गाइडेंस और परामर्श उनका करते रहेंगे। ये कह रहे हैं कि मार्गदर्शन और परामर्श देते समय छात्रों की परिस्थितियों और उनकी क्षेत्रीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी कि परिस्थितियां क्या हो गई, एक तो घर की परिस्थिति हो गई है कि वो जो है निर्धन परिवार से है, मध्यम से है, उच्च परिवार से है। अब उसकी शारीरिक परिस्थिति भी हो सकती है ना, वो शरीर से कमजोर है, स्वस्थ है, बीमार तो नहीं है, अगर बीमार है क्या है। अब परिस्थिति उनके घर से संबंधित भी हो सकती है कि घर में वो एक भाई है, अकेला ही है, 2-3 भाई है, घर में माँ बाप है या नहीं है ना। तो उसी हिसाब से उसको फिर करियर गाइडेंस उसको देना पड़ता है ना। उसके हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्शन में भी
उसको चुनाव में उसको बताना पड़ेगा। और उनकी जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं होती है, यानी कि अगर क्षेत्र में हमारी विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां लगी है, कारखाने लगे हुए हैं, तो आपको जैसे पॉलिटेक्निक है तो पॉलिटेक्निक से संबंधित, ITI से संबंधित किन्हीं विषयों को जो है आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप उनमें फिर सिलेक्ट हो सकते हैं। तो उन्हें भी कुशल कर्मकारों की जरूरत पड़ती है, तो वो आपूर्ति वहां से होती रहेगी। नेक्स्ट इसमें बताया है कि शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन देते समय भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि भविष्य जो है, इस बच्चे का भविष्य कैसे बन सकता है, इस बच्चे का, इस छात्र का भविष्य है कैसे दिखाई दे रहा है, सकारात्मक भविष्य बताना है इसको। इसकी जो महत्वाकांक्षा है उसी के अनुसार इसका भविष्य निर्धारित होना है, इसकी जो रुचि होता है उसी के अनुसार इसका भविष्य निर्धारित होना है, तो उसी के अनुसार उसको परामर्श देना है, निर्देशन देके चलिए। अब नेक्स्ट आता है जो माध्यमिक स्तर के जो छात्र छात्रा है उनकी परीक्षा संबंधी भी कुछ सुझाव है, उनमें कुछ कमियां पाई है, दोष पाए हैं, है ना। जैसे आपकी निबंधात्मक परीक्षाएं ज्यादा रख दी गई है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो परीक्षाएं है वो वहां पर है ही नहीं है, अगर है तो बिल्कुल नाम मात्र की नहीं है, नाम मात्र के लिए है, दोनों को जो है समान महत्व वहां पर नहीं दिया जा रहा है ना। तो फिर उसका इवैल्यूएशन की बात आती है कि इवैल्यूएशन वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है ना। तो ये सब चीजें उसमें आ जाती है। परीक्षा में जो है वो एक एनुअल होनी चाहिए या अर्धवार्षिक होनी चाहिए, ये सब चीजें इसमें उसके बारे में सुझाव उन्होंने दिए। जैसे सबसे पहले उन्होंने बताया है कि माध्यमिक स्तर पर बाह्य परीक्षाएं कब की जाए, यह केवल माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर ही होनी चाहिए। जो आपकी 9-10 की बात कह रहे हैं, यहाँ पर बाह्य परीक्षा को कम ही वेटेज देना चाहिए। बाह्य परीक्षा से मतलब यहाँ पर है कि जो बाहर से परीक्षक बुलाए जाते हैं, है ना, जो इंटरव्यू होता है, जो उनका वाइवा होता है, उसकी बात हो रही है। या जो है हम जो परीक्षा देने जाते हैं वो दूसरे सेंटर पर देने चले जाए, तो ये भी बाह्य परीक्षा हो जाती है हमारी, है ना, दूसरे सेंटर पर जाकर के। तो वो इसी चीज को कह रहे हैं कि बाह्य परीक्षा जो कम की जाए, उनमें ज्यादा से ज्यादा कम करने की कोशिश की जाए, और यह केवल माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर ही हो। यानी कि जैसे आपका 12th लेवल पर जो है वहीं पर यह परीक्षा होनी चाहिए। निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार कह रहे हैं, विचार प्रधान प्रश्न पूछे जाए, यानी कि जो निबंधात्मक परीक्षाएं भी होनी है, निबंधात्मक प्रश्न पत्र भी बनने हैं, लेकिन उसके जो प्रश्न पत्र है उसको बनाने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए, उसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, और विचार प्रधान प्रश्न जो है उसमें हमें रखने जरूरी होते हैं। इसके साथ साथ जो है परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ भी बनाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र भी बनाने चाहिए। वस्तुनिष्ठ बनाने हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रयोग हम उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर अंतिम मूल्यांकन केवल बाह्य परीक्षा पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, उसमें छात्रों के नियमित कार्यों और आंतरिक परीक्षाओं के परिणामों को भी स्थान देना चाहिए। यानी कि जो उनकी इंटरनल परीक्षाएं हो रही है या जो उनका नियमित कार्य, जो नियमित टेस्ट वगैरह भी होता है, जो कक्षा में जो टीचर पढ़ाने जाते हैं, तो टीचर को जो है बच्चे के बारे में सारा पता होता है कि ये बच्चा जीनियस है, प्रतिभाशाली है, ये बच्चा औसत दर्जे का है, ये बच्चा मंद बुद्धि है। क्योंकि जब क्लास में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता रहता है, अंतःक्रिया होती है, तो उससे सारा पता चलता है कौन बच्चा कितना क्रियाशील है, कौन अपने डाउट्स को क्लियर कर रहा है, कौन बच्चा जो है शिक्षक से जो है अपने प्रश्नों को पूछ रहा है, अपनी जो उसकी जिज्ञासा है वो जिज्ञासा को शांत कर रहा है, कौन बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हैं, कौन बच्चे जो है पूछते ही नहीं बिल्कुल नीरस हो रहे हैं, वो रुचि नहीं ले रहे हैं पढ़ने पढ़ाने में। तो वहां पर भी जब हम प्रश्न उत्तर करते रहते हैं, इवैल्यूएशन करते रहते हैं पढ़ाते समय, तो हमें बच्चों के बारे में पता चल जाता है। तो उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। और फिर हम साप्ताहिक या 1 महीने में कोई टेस्ट लेते होंगे, तो टेस्ट के आधार पर भी हमें उनके प्रोग्रेस का पता चलता रहता है, प्रगति का, कि कौन बच्चा कितने पानी में है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो खाली बाह्य परीक्षा पर इनमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा रखने के लिए एक संचयी अभिलेख का प्रयोग किया जाना चाहिए।
ये कह रहे हैं कि एक छात्रों की प्रगति का एक संचयी आलेख होना चाहिए, जिसको कम्युलेटिव रिपोर्ट कार्ड कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें खाली बच्चों की एक जो नंबर आते हैं परीक्षाओं में वो ही नहीं लिखे जाते हैं। इसमें बच्चे का जब से वहां पर प्रवेश होता है, जिस वर्ष से उसका प्रवेश होता है बच्चे का किसी स्कूल में, तो उस स्कूल में भी उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज का ब्यौरा दिया जाता है संचयी आलेख में, है ना। वो किसी जैसे राष्ट्रीय पर्व होते हैं उसमें कुछ सहभागिता करता है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें, तो वो कुछ पार्टिसिपेट उसमें करता है या नहीं करता है। कोई खेल कूद जैसे होते हैं, खेल कूद में वो बच्चा हिस्सा लेता है नहीं लेता है। कोई कार्यक्रम और भी अदर एक्टिविटी होती रहती है, को करिकुलर एक्टिविटी, है ना। जैसे कोई आपका क्विज कॉन्टेस्ट रखा गया है, कोई प्रतियोगिता रखी गई है आपके स्कूल में या बाहर रखी गई है, कौन बच्चों में भागीदारी कर रहा है, कौन न्यूट्रल है बिल्कुल, तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो उसका सबका एक ब्यौरा जो है वो संचयी आलेख में बनाया जाता है। कौन बच्चा अनुशासन को पालता है, अनुशासन का उल्लंघन कर रहा है कौन बच्चा, तो ये सारी चीज रखती है। कौन बच्चा अपने टीचर का रेस्पेक्ट करता है, किन बच्चों में आपस में लड़ाई हो रही है, कौन बच्चे आपस में सहयोग करते हैं, जो है क्लास के मैनेजमेंट में, विद्यालय की प्रोग्रेस में बनाने में कुछ बच्चों का सहयोग भी होता है, तो कुछ इस तरह के बच्चे निकल करके बाहर आते हैं। तो सभी तरह के बच्चे होते हैं, तो उनका संचयी आलेख उसमें रखा जाता है। और परीक्षा का भी ओवरऑल जो उसका रिजल्ट होता है, प्रगति होती है उसकी, वो सारी उसमें लिखी जाती है। नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि मूल्यांकन जो है मूल्यांकन परिणाम प्रतिशत अंकों में प्रकट न करके, प्रतिशत अंकों में प्रकट करना, यानी जैसे आपके 45% आ गए, 50%, 60% आ गए, तो इन्होंने कहा कि उसमें प्रकट न करके सिर्फ ग्रेड सिस्टम दिया जाना चाहिए, ग्रेड प्रकट करने चाहिए। ग्रेड जैसा आपका ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, है ना। 5 भागों में कहा इन्होंने 5 पॉइंट स्केल जो एक होता है आपका, उसको अपनाने की बात यहाँ पर कही है कि 5 पॉइंट स्केल इसमें अपनाना चाहिए मूल्यांकन करते समय। नेक्स्ट बता रहे हैं कि बाह्य परीक्षा में किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए जो आपकी एक सप्लीमेंट्री परीक्षा होती थी या संविभागीय परीक्षा होती थी, जिसको कंपार्टमेंट परीक्षा भी कहते हैं, उसकी भी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। यानी कि बाह्य परीक्षा दे रहे हैं बच्चे, हो सकता है किसी दिन उसकी तबीयत खराब हो जाए, आने जाने में थोड़ा लेट हो जाए, तो अगर वो उस परीक्षा में उस विषय में जो है वो अनुत्तीर्ण हो गया हो, तो वहां पर उसको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन देने के लिए उसकी सुविधा होनी चाहिए। चलिए तीसरी इन्होंने बताइए कि व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में सुझाव दिए हैं। माध्यमिक स्कूलों में किसी एक हस्तकार्य की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। जो गांधी जी ने 1937 में बेसिक शिक्षा में 7 कार्यक्रम का अंतर्गत दिया था कि कोई भी जो शिक्षा है वो किसी हस्तशिल्प पर आधारित हो, तो वो यहाँ पर इन्होंने माना है कि किसी हस्तकार्य से शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। माध्यमिक स्कूलों में तकनीकी, वाणिज्य और कृषि वर्ग के पाठ्यक्रम व्यवसाय एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान ही होने चाहिए। माध्यमिक स्कूलों को बहुउद्देशीय स्कूलों में बदला जाए, जिनमें विभिन्न हस्तकौशलों की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जितने भी आपके माध्यमिक स्कूल है, उनमें से कुछ स्कूल ऐसे होने चाहिए जो हमारे मल्टीपर्पज की एजुकेशन को देते हो, जिसमें आपकी पॉलिटेक्निक की हो जाएगी, जिसमें आपकी ITI की हो जाएगी, और विभिन्न प्रकार की हस्तकौशलों की शिक्षा भी वहां पर वो दी जा सकती हो। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है स्थापित अलग से किए जाने चाहिए, और जो आसपास के उद्योगों को एक कुशल कर्मकार और कनिष्ठ अधिकारी की पूर्ति कर सके। यानी कि जो आपके महानगर है, तो वहां पर जैसे कोई फैक्ट्रियां खुली हुई है, कल कारखाने खोले गए हैं, तो उसके लिए जो आपको जेई चाहिए, कुशल कर्मकार चाहिए, तो आपके पॉलिटेक्निक स्कूल जो आसपास में खोले जाने चाहिए, तो वहां से निकल करके बच्चे वो अपना वहां पर कार्य करेंगे। इन तकनीकी स्कूलों और स्थानीय उद्योगों में निकट का संबंध होना चाहिए, आपस में उनका संबंध होना चाहिए और उन्हें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। यानी कि जैसे पॉलिटेक्निक स्कूल तो खोल दिया, तो ज्यादातर उस ट्रेड के बच्चे वहां से उपभोक्ता के रूप में निकले, वहां पर जिस ट्रेड की वहां पर उद्योग धंधे खुले गए हैं उसकी आवश्यकता हो रही है, उन कल कारखानों में, उन फैक्ट्रियों में जिस ट्रेड के ज्यादातर बच्चों की खपत हो सकती हो, है ना,
तो उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उसी ग्रेड के वहां पर ज्यादातर तकनीकी स्कूल खोले या आपके पॉलिटेक्निक स्कूल खोले, तो उनमें जो निकट का संबंध होगा, यही निकट का संबंध है कि वो उनकी जरूरतों को समझे हुए कि हमें इस तरह के बच्चे यहाँ पर चाहिए, तो उसी तरह के वहां पर उनको शिक्षा देंगे। नेक्स्ट आता है स्त्री शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं। स्त्री शिक्षा के बारे में अच्छे सुझाव दिए हैं कि पहला सुझाव है बालकों की तरह बालिकाओं को भी किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार होना चाहिए, यानी कि बालक और बालिकाओं दोनों को ही समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी शिक्षा अपनी रुचि योग्यता के अनुसार वो ले सकते हो, तो हर पाठ्यक्रम दोनों के लिए खुला होना चाहिए। बालिकाओं के लिए होम साइंस का जो अध्ययन है उसकी उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान वर्ग की अलग से भी व्यवस्था की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार बालिका विद्यालय अलग से भी खोले जा सकते हैं, जहां पर हमें आवश्यकता महसूस दे रही है, ज्यादातर छात्राएं हैं और परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि वहां पर पढ़ा नहीं जा सकता है सह शिक्षा में, तो उनके लिए अलग से बालिका विद्यालय खोले जाने चाहिए, ताकि वो उन विद्यालयों में पढ़े और उन विद्यालयों में फिर महिला शिक्षक की ही नियुक्ति होनी चाहिए, वही वहां पर उनको बच्चों को पढ़ाएगी, लड़कियों को पढ़ाएगी। जहां बालिका विद्यालय खोलना संभव न हो वहां पर सह शिक्षा की स्वीकृति दी जानी चाहिए, यानी कि अगर हमारे पास पैसा इतना नहीं है एरिया में, हम वहां पर सहायता नहीं कर सकते, इतनी आर्थिक सहयोग नहीं दे सकते हैं, तो वहां पर सह शिक्षा हो सकती है, वहां पर दोनों माध्यमिक स्तर पर लड़के लड़के दोनों एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने जो सुझाव दिए हैं धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा के बारे में, वो भी हम पढ़ते हैं। माध्यमिक विद्यालयों में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि माध्यमिक स्तर पर बच्चों का जो स्तर होता है, उनकी बुद्धि का, उनकी आयु का वो कम होता है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा अनिवार्य रूप से नहीं देनी चाहिए। हो सकता है बच्चों के समझ में वो पूरी तरह से नहीं आए तो अर्थ का अनर्थ भी लगा सकते हैं और वहां पर सांप्रदायिकता होने की चांसेस हो सकते हैं, खतरा हो सकता है, तो अनिवार्य वहां पर नहीं करना चाहिए। और लास्ट में इन्होंने बताया है कि अभिभावकों की स्वीकृति के आधार पर, जो उनके गाइड माँ बाप है, तो उनके गार्जियन के स्वीकृति के आधार पर इसकी व्यवस्था की जा सकती है। अगर वो चाहते हैं कि उनको धार्मिक शिक्षा भी दी जाए तो दे भी सकते हैं, परंतु यह शिक्षा स्कूल कार्य प्रारंभ होने से पहले अथवा उसके समाप्त होने के बाद इच्छित रूप से ही दी जानी चाहिए, यानी कि जो हमारा एक सैद्धांतिक समय सारणी बनी हुई है उसको वो बाधित न करे, तो पहले पढ़ा ली जाए या बाद में पढ़ा ली जाए, और वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना चला चाहिए, एक इच्छित कार्य होना चाहिए कि जो बच्चा उसमें भागीदारी करना चाहे कर ले, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं कर सकता तो ना करे, उसको प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने जो इनके सुझाव पढ़ रहे थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के, वो हमारे सुझाव पूरे हो गए।